हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स, और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें बुक चल रही है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड बुक है इसमें हमारी ये। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इसमें हमारी ये यूनिट 5th जो लास्ट यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो ये आपकी लास्ट यूनिट है। इससे पहले हम इसमें हमारी यूनिट 4 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी लास्ट यूनिट है और छोटी सी यूनिट है। ज़्यादातर थ्योरी ही है इसमें, ज़्यादा इतना कुछ खास नहीं है, तो इसलिए हम इसमें आपके पीडीएफ के थ्रू आपको ये बता रहे हैं। तो देखो, इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी किस लिए यूज़ की जाती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है एक मैथड है, क्या है, एक मेथड है, और किस लिए यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, जब भी कोई भी नया ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर किया जाता है, खोजा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बनिक कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड अब तक खोजे जा चुके हैं। तो जैसे कोई न्यू डिस्कवर किया जाता है तो हम उसको क्या कैसे नाम देते हैं उसको, ग्रुप वाइज पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी आपने, उसमें ग्रुप वाइज रखे होते हैं हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, तो वो किस बेसिस पर रखे जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताने वाली हूँ। कोई भी नया ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं। तो इसी तरीके से जब भी कोई नया कंपाउंड डिस्कवर किया जाता है, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसका प्लेस वेरीफाई करती हैं, उसकी जगह बताती हैं कि ये कौन सी जगह रखने लायक है। बट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच कंपाउंड बाय यूजिंग केमिकल मैथड्स विल टेक लॉन्ग टाइम। अब कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, केमिकल मैथड्स के थ्रू करोगे। जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल मैथड्स के थ्रू करोगे। मतलब क्या है कि आपने कोई भी, मान लो मैंने ए ऑर्गेनिक कंपाउंड अज्यूम किया है, ए ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने क्या किया, डिस्कवर किया। अब मैं कैसे पता करूंगी कि कंपाउंड कौन सा है, इसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैं इसको ग्रुप कैसे दूंगी। तो मैं इसकी डिफरेंट रिएक्टेंट्स के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगी, फाइंड करूंगी क्या बनाएगा, फिर वहां से उसके बेसिस पर, उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर वहां से उसको ग्रुप डिसाइड करेंगे। तो ये जो मेथड है, केमिकल मेथड कहा जाता है इस मेथड को। तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम अज्यूम करता है कि बहुत सारे रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्शन करके देखूंगी, फिर उसके बाद उसकी पोजीशन डिसाइड करूंगी। तो इस टाइम को बचाने के लिए अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का यूज़ किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, इसके बारे में बताएंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का यूज़ करके उसकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर के बारे में, नया कंपाउंड जो डिस्कवर किया है उसके बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। और जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक है केमिकल मैथड से। कुछ फॉलोइंग रिस्पेक्ट, नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसमें वो सारे पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। तो देखें यहाँ से, इसमें पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, ये रहे पॉइंट्स। इट विल टेक वेरी लो टाइम टू आइडेंटिफाई अ न्यू कंपाउंड। कोई भी नया कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने में ये बहुत ही कम टाइम लेता है। जैसे केमिकल मेथड में क्या करोगे, बहुत सारे अलग अलग रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्शन करके दिखानी पड़ेगी, फिर वहां से उसकी प्रॉपर्टीज फाइंड करेंगे। बट स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो है बहुत ही कम टाइम में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी यूज फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। सेकेंड पॉइंट दिया गया कि जो छोटी सी क्वांटिटी यानी कि छोटी सी मात्रा भी उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकती है। जैसे ए लिया, केमिकल सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जो हमने अभी डिस्कवर किया है, नया नया मिला है हमें, इसकी रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, कोई कंपाउंड बन गया। अब इसी के रिएक्शन हम किसी और रिएक्टेंट के साथ कर रहे हैं, मान लो डी रिएक्टेंट के साथ कर रहे हैं, ई कंपाउंड बन गया। मतलब यहाँ पर क्या करना है, देखो हमें कितनी सारी क्वांटिटी लेनी पड़ रही है केमिकल मैथड के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा कंपाउंड यहाँ से वेस्ट हो रहा है। क्लियर है इतनी बात। तो छोटी, और जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, इसके अंदर हम छोटी सी क्वांटिटी का यूज करके ही उसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में फाइंड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है हमारा। इट इज़ अ नॉन डिस्ट्रक्टिव मैथड, सो द गिवन कंपाउंड कैन बी फर्दर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन। कि ये कैसा है, नॉन डिस्ट्रक्टिव मैथड है, मतलब गैर विनाशीकरण, कंपाउंड का विनाश नहीं करता, उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं करता, बस उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। दिस मैथड्स आर मोर रिलायबल देन
केमिकल मेथड्स, ये जो है काफ़ी अच्छा मेथड है केमिकल मेथड्स के। और यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसमें आप बाद में लेंगे, पहले हम इसमें ये कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का, अब देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की गई है तो स्पेक्ट्रम तो इसमें आएगा ही। हम यहाँ से तो स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्पेक्ट्रम जो है इसमें 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, आपके सामने है इसमें एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इसको देखो, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। इफ एनी सब्सटेंस विल एब्जॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम एनी सोर्स एंड एंटर्स इनटू एक्साइटेड स्टेज। मतलब क्या है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी, यहाँ पर मैंने सब्सटेंस लिया, यह सब्सटेंस यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस, जैसे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर किया था वही मान लो, ये सब्सटेंस है ऑर्गेनिक, यह सब्सटेंस रखा हुआ है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पर रेडिएशन का स्ट्राइक कराएंगे, मतलब रेडिएशन डालेंगे। अब ये जो रेडिएशन है इनमें क्या होती है, एनर्जी होती है। जो एनर्जी है वो जब सब्सटेंस से रेडिएशन टकराएगा तो सब्सटेंस उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब एनर्जी आ जाएगी तो ये कहाँ पहुँचेगा, अपनी एक्साइटेड स्टेज में। कहाँ पहुँचेगा ये सब्सटेंस, अपनी एक्साइटेड स्टेज में। कुछ टाइम यहाँ पर स्टे करेगा, ये सब्सटेंस कुछ टाइम यहाँ पर स्टे करेगा और फिर अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा। क्या करेगा, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं, यानी कि इस टाइप के सब्सटेंस जो स्पेक्ट्रम देते हैं उन्हें बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब अपनी एनर्जी को जो क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, कुछ टाइम बाद रिलीज कर देते हैं, उनको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। और ये यहाँ से जो इस टाइप के सब्सटेंस स्पेक्ट्रम देते हैं, ये आपके 2 टाइप के स्पेक्ट्रम देते हैं। 2 टाइप के स्पेक्ट्रम कैसे, 2 टाइप के कैसे, देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो कंपाउंड है इसमें आप फिर से देख लो, इफ एनी सब्सटेंस विल एब्जॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से जब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड एंटर इनटू एक्साइटेड स्टेज, अभी बताया था एक्साइटेड स्टेज में एंटर करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम वहाँ पर स्टे करने के बाद, इट विल रिलीज एनर्जी, वो क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। देन स्पेक्ट्रम ऑफ सच कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रम। इस टाइप के कंपाउंड से जो स्पेक्ट्रम निकलता है उनको एमिशन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। इट विल गिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राइट लाइन्स ऑन डार्क बैकग्राउंड। मतलब मैंने क्या कहा था, 2 टाइप के स्पेक्ट्रम देता है। मतलब यहाँ पर देखो छोटी सी चीज़ होती है, डार्क बैकग्राउंड होगा तो ब्राइट लाइन्स होंगी, ब्राइट लाइन्स होंगी तो डार्क बैकग्राउंड होगा। यहाँ पे क्या होता है, इसी तरीके से होगा, ये होगा, मतलब बैकग्राउंड अगर यहाँ पर आपका डार्क है तो उस पर ब्राइट लाइंस आपकी दिखाई देंगी। मतलब फिर वहाँ से कुछ आपका इस तरीके की दिखाई देगा, ये आपकी ब्राइट लाइंस है, एज्यूम कर लेना, पीछे बैकग्राउंड पूरा जो है डार्क है। ठीक है, इस टाइप का ये यहाँ से स्पेक्ट्रम देता है। क्लियर है इतनी बात। द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बोहर मॉडल वाज एमिशन स्पेक्ट्रम। बोहर मॉडल आप सभी ने पढ़ा होगा बिल्कुल अच्छे से। बोहर मॉडल होता है तो उसमें हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो एमिशन स्पेक्ट्रम ही दिखाता है। नेक्स्ट देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वो क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। व्हेन अ कलर्ड कंपाउंड, इसमें ध्यान रखना कलर्ड कंपाउंड किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। When a colored compound is placed between source of radiation and prism, then it will absorb certain radiation and give a characteristic spectrum on photographic plate. ये क्या है, on लिखा हुआ है, इसको on लिखा हुआ है, on photographic plate or prism. Such spectrum is obtained in form of dark lines on photographic plate. अब यहाँ से देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए हमें क्या लेना है, कोई भी कलर्ड कंपाउंड है जो रखा है सोर्स और प्रिज्म के बीच में। यहाँ पे ये मान लिया मैंने, ये प्रिज्म रखा हुआ है, इसके बीच में यहाँ पर क्या रखा हुआ है, मेरा कोई भी सब्सटेंस रखा हुआ है। ये क्या करेगा, यहाँ से ये यहाँ से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ये वाला सब्सटेंस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। एब्जॉर्प्शन से याद रखना, ये सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा, बाहर निकलने का, एनर्जी के बाहर निकलने का कोई मतलब ही नहीं बनता इसमें। और यहाँ से ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट या प्रिज्म पर, फोटोग्राफिक प्लेट या फिर प्रिज्म पर कुछ टाइप की लाइंस देगा। कैसी लाइंस देगा, ये ब्राइट बैकग्राउंड पर, मतलब लाइट बैकग्राउंड पर ब्राइट बैकग्राउंड या लाइट बैकग्राउंड पर डार्क लाइंस ये दिखाएगा। तो यहाँ से इस टाइप के स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा ये। अब देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया है हमने। कौन कौन से पार्ट हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
3 पार्ट हैं। फर्स्ट है इसमें अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम, सेकंड है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम और थर्ड है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम या NMR स्पेक्ट्रम आप जिसको बोल सकते हो। क्लियर है? तो इसमें यहाँ से क्लासिफिकेशन ही चल रहा है ये, तो क्लासिफिकेशन में अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम देखो बहुत ही आसान है, इतना भी ज़्यादा टिपिकल नहीं है जितना आप इसमें सोच रहे होंगे। देखिए, इट इज़ हाईली एनर्जेटिक स्पेक्ट्रम। यूवी रेज को आप देखते हो कैसी होती है, हाई एनर्जेटिक होती है, उनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। कैसी होती है? ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। इन दिस स्पेक्ट्रम सोर्स ऑफ रेडिएशन विल प्रोवाइड हाई एनर्जी। यहाँ से ही आपको पता चल जाना चाहिए ये क्या दिया हुआ है, हाईली एनर्जेटिक लिखा हुआ है ना, तो मतलब ये क्या है कि ये हाई एनर्जी प्रोवाइड कराता है। एंड इट इज सफिशिएंट फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या समझते हो? ट्रांजिशन का मतलब क्या समझते हो कि एक जगह से इलेक्ट्रॉन एमिट होकर या ट्रांजिट होकर दूसरी जगह में जा रहे हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या समझते हो कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में जा रहे हैं, यही क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये जो है यूवी रेज जो हैं हाईली एनर्जेटिक होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ट्रांजिशन हो जाएंगे, मतलब आसानी से वे ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में चले जाएंगे। सो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज में पहुंच रहे हैं, तो ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी किस पर बेस्ड होगी? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर बेस्ड होगी। क्लियर है इतनी बात? आगे देखो, फॉर हाई एनर्जी द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन शुड बी लो। अब ये कहा है कि हाई एनर्जी के लिए जो रेडिएशन होगी, मतलब जो हमें क्या मिल रहे हैं, रेडिएशंस आ रहे हैं जिससे एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। इसका रीजन इसके सामने बच्चे ने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या है यहाँ पे? E = hc/λ। ये आपने रिलेशन पढ़ा होगा, एनर्जी और वेवलेंथ के बीच ये रिलेशन है जो जिसमें एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होनी ही चाहिए। इसकी वजह से वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए? रेडिएशन की कम वेवलेंथ होनी चाहिए। और वेवलेंथ दिखाई गई है इसमें आगे, कितनी होनी चाहिए? सूटेबल वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी शुड बी, इतनी होनी चाहिए। 200 से 400 नैनोमीटर के बीच में इनकी रेडिएशंस होनी चाहिए। और पीक पॉइंट कितना होना चाहिए? लैम्डा। मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? 286 nm होनी चाहिए। यहाँ से इसकी वेवलेंथ। ये हो गया अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम के बारे में। आगे इसमें दिया है IR स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। यहाँ से IR स्पेक्ट्रम देखो, ये कैसा है? लो एनर्जेटिक। IR फुल फॉर्म है इसकी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। क्लियर है? तो देखो, इट इज़ वेरी लो एनर्जेटिक स्पेक्ट्रम, बहुत ही कम एनर्जेटिक होता है, जबकि यूवी जो स्पेक्ट्रम है आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला था। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो है लो एनर्जेटिक स्पेक्ट्रम है। अब इसमें देखो, इन दिस स्पेक्ट्रम द सोर्स ऑफ रेडिएशन विल प्रोवाइड वेरी लो एनर्जी। मतलब अब देखो एनर्जी कम है उसमें, तो यहाँ पर क्या होगा कि रेडिएशन भी कैसी एनर्जी प्रोवाइड करेगा? बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए बहुत ही कम है, काफ़ी नहीं है। इतने में इलेक्ट्रॉन का काम नहीं चलेगा कि वो एक्साइटेड स्टेज में पहुंच सके। बट इट कॉजेज मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, पर वो क्या करता है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कर सकता है। मान लीजिए आपको बहुत दूर जाना है और आपकी जेब में सिर्फ 50 रुपये हो, लेकिन आपने डिसाइड कर रखा है कि जब 50 रुपये आए तो कहीं ना कहीं तक तो जाना है। अब आपकी डेस्टिनेशन तो बहुत दूर है, लेकिन उन 50 रुपये से आप क्या कर सकते हो? कुछ दूरी पर जा सकते हो कि जहाँ तक का किराया आप 50 रुपये दे सको। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या करेगा? यहाँ से ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। अब देखो, इतनी इनफ एनर्जी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर पूरी एक्साइटेड स्टेज पर जो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच सके, लेकिन थोड़ी बहुत एनर्जी मिल रही है, तो उसमें काम चला के ये क्या कर देता है? वाइब्रेट हो जाता है। ठीक है, किसमें? IR स्पेक्ट्रम के अंदर। देखो, द सूटेबल वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ IR स्पेक्ट्रम विल बी इतना। अब देखो, लो एनर्जेटिक है, लो एनर्जेटिक है तो वेवलेंथ कितनी हो गई? ज़्यादा हो गई। कितनी हो गई? 2000 से 20,000 नैनोमीटर के बीच में हो गई इनकी वेवलेंथ। क्लियर है इतनी बात? स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आपको टाइम दूंगी स्क्रीनशॉट लेने का। आप देखो, थर्ड स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ो, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। थर्ड स्पेक्ट्रम है NMR स्पेक्ट्रम। अभी आपको नेम बताए थे सबके, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम। बहुत ही आसान है, नेम से ही समझ में आ जाएगा। देखो, इस स्पेक्ट्रम में क्या होता है? एटमिक न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस एनर्जी
हाई फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या है, न्यूक्लियर है, मैग्नेटिक रेजोनेंस है, मैग्नेटिक रेजोनेंस है और उसका स्पेक्ट्रम के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एटम का न्यूक्लियस लेंगे जो कि हाई फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा विच इज प्रोवाइडेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू निकाली गई है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड रखा है मान लीजिए इस तरीके से, और उसमें से बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी निकल रही है जो कि एटॉमिक न्यूक्लियस एब्जॉर्ब कर रहा है। यही आपका किस में आता है, NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसमें आपको ये, और यहाँ से रेंज जो है फ्रीक्वेंसी की, न्यूक्लियर वाइब्रेशन तो इसमें कितना होना चाहिए, 5 से 100 मेगाहर्ट्ज के बीच में न्यूक्लियस वाइब्रेट करता है। न्यूक्लियर वाइब्रेशन जो है फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ तक पहुँच जाता है। क्लियर है इतनी बात। अब मैं आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रही हूँ, तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, शुरू से स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट लेते हैं जो हमने अब तक इसमें पढ़ा है। तो ये हो गया आपका, यहाँ से इंट्रो हो गया इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट यहाँ पे इसके पॉइंट्स हो गए। इसके बाद है यहाँ से ये क्लासिफिकेशन, इसमें क्लासिफिकेशन में एमिशन आ गया, एमिशन, एब्जॉर्प्शन, और ये अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम आ गया यहाँ से, ये IR स्पेक्ट्रम, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है। अब इसके बाद यहाँ से क्लासिफिकेशन दिखाया गया है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर्ड नेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ कलर्ड नेचर, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ही है ये, ठीक है। देखो अब ऑटो विल क्लासिफाइड द ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप इन 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर नेचर। ये क्या है, केमिस्ट है, साइंटिस्ट है, कुछ भी कह सकते हो, जिन्होंने ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर नेचर। रंगों की नेचर के कैसे कैसे रंग देते हैं उसके बेसिस पर ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन से पार्ट्स हैं वो बहुत ही आसान है। फर्स्ट है इसमें क्रोमोजेंस और क्रोमोफोरस, और सेकंड पार्ट है इसमें आपका ऑक्सोक्रोम्स। क्या है ऑक्सोक्रोम्स, वो भी दिखाएंगे। पहले क्रोमोजेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। The functional group which represent their natural color are known as chromogens। मतलब जो अपना प्राकृतिक रंग दिखाते हैं, रंग नहीं बदलते हैं, वो क्या कहे जाते हैं, क्रोमोजेंस या क्रोमोफोरस। ऑल अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप्स आर क्रोमोजेंस। ये जितने भी असंतृप्त फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये समूह होते हैं, ये क्रोमोजेंस कहे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका क्या दिखाया गया है, NO2, ये बेटे ऑक्सीजन है, O है ये CN हो गया, CHO हो गया, COOH, CN और CO, ये आपके क्या हैं, सारे क्रोमोजेंस या क्रोमोफोरस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है इसमें ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स इसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है इसका ऑक्सोक्रोम्स। क्या है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखो, द फंक्शनल ग्रुप विच कैन नॉट इंड्यूस देयर नेचुरल कलर बट दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज द कलर डेंसिटी ऑफ क्रोमोजेंस, सच ग्रुप्स आर ऑक्सोक्रोम्स। मतलब जो अपना नेचुरल कलर तो नहीं दिखाते, जो अपने नेचुरल कलर पर नहीं टिकते, पर जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनके नेचुरल कलर की डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। मतलब डेंसिटी को बढ़ाने का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने कोई भी यहाँ पर अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप है जिसका कलर है, जिसका फिक्स कलर है, मान लो इसका कलर रेड है, इसी तरीके से मान लो जिसका नेचुरल कलर रेड है, ये किस में आता है, क्रोमोजेंस में आता है। किस में आएगा, ये क्रोमोजेंस में आएगा। और ऑक्सोक्रोम्स में क्या आएंगे, जो अपने नेचुरल कलर पर नहीं टिकते पर ऑक्सोक्रोम्स के कलर की डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। मतलब डेंसिटी यहाँ से क्या होगी, देखो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, और ज़्यादा हो गई। तो यहाँ से क्या कहे जाते हैं, इन्हें ऑक्सोक्रोम्स कहा जाता है। और जितने भी संतृप्त ग्रुप होते हैं ना, ये ऑक्सोक्रोम्स के अंदर आते हैं। जैसे आपका OH हो गया, NO2, हेलोजेंस हो गए, ये किसके अंदर आते हैं, ऑक्सोक्रोम्स के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या लिखा है, डिपेंडिंग ऑन देयर इफेक्ट ऑन क्रोमोजेंस दे कैन फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। अब जो ऑक्सोक्रोम्स क्रोमोजेंस पर इफेक्ट डाल रहे हैं उसके बेसिस पर भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बाथोक्रोम और सेकंड है हिप्सोक्रोम। बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ से
बाथोक्रोम देखो सबसे पहले क्या होता है, वे फंक्शनल ग्रुप विच इंक्रीजेस द कलर डेंसिटी ऑफ क्रोमोजन, जो कलर डेंसिटी को, क्रोमोजन की कलर डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, वो किस में आते हैं, बाथोक्रोम्स में आते हैं, या फिर हाइपरक्रोम जिसको बोला जाता है। द सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप हैविंग लोन पेयर, जिस पे लोन पेयर हो, वे डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, जैसे आपका OH होता है, NH2 होता है, Cl होता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं। ये किस में आते हैं, बाथोक्रोम्स के अंदर आते हैं। ऑक्सोक्रोम्स का ही पार्ट है ये बाथोक्रोम। ऑक्सोक्रोम्स क्या थे, जो अपने नेचुरल कलर पर नहीं टिकते हैं, लेकिन क्रोमोजेंस की कलर डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। अब कलर डेंसिटी को जो बढ़ाएंगे वो बाथोक्रोम्स होंगे, और जो कलर डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे, घटा देंगे, वो किस में आएंगे, हिप्सोक्रोम्स के अंदर आते हैं। हिप्सोक्रोम्स के अंदर वे फंक्शन ग्रुप्स आते हैं, वे सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं जिसमें लोन पेयर नहीं होता है। लोन पेयर नहीं होता है, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, इसमें एल्केन्स है, सल्फोनिक ग्रुप्स हैं, इस टाइप के एग्जाम्पल्स इसमें ले सकते हैं, जिसमें आपके जो सैचुरेटेड ग्रुप हैं और जिन पर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, वो किस में आएंगे, हिप्सोक्रोम में या फिर हाइपोक्रोम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये हो गया यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये आ गया यहाँ से ऑक्सोक्रोम्स आ गया, बाथोक्रोम, हाइपरक्रोम जिसको बोलते हैं, और ये आ गया यहाँ से हिप्सोक्रोम। अब इसके बाद आता है इसमें, अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के टाइप्स को लेकर इसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया गया है। देखो, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। ये हमने बताया था कि इसमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी रेज जो होती हैं सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रेज होती हैं, हाई एनर्जेटिक होती हैं, हमने अभी पढ़ा इसमें। तो उसके बेसिस को लेकर, जिसमें जो हमारी इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन पर बेस थी, उसके बेसिस पर हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब इसमें आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी, एक फर्स्ट ईयर में होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके बेसिस पर हम इसको बात करेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या कोई भी डाउट है तो आप इसमें सर्च कर सकते हो, आपको फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, जिसमें हमने सिग्मा और पाई, एंटी सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग, इनके बारे में बताया गया है। तो देखो यहाँ से फर्स्ट पार्ट में कौन से में क्लासिफाई किया गया है इसको, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ये जो स्टार है इसको सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कहा जाता है, और पाई के ऊपर स्टार होता है तो उसको पाई एंटी बॉन्डिंग बोला जाता है। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन सैचुरेटेड कंपाउंड। किस में ऑब्जर्व की जाती है, सैचुरेटेड कंपाउंड में ऑब्जर्व की जाती है। इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अनअवेलेबल, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जैसे आपके क्या होते हैं, एल्केन्स, आप कह सकते हो लोन पेयर नहीं होते हैं। फॉर सच ट्रांजिशन ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज़ बीन रिक्वायर्ड। अब यूवी है और सिग्मा ट्रांजिशन है, यहाँ से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। अरे सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, सिग्मा बॉन्ड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जबकि पाई बॉन्ड कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। अब ज़्यादा एनर्जी का मतलब क्या है कि वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए। और अब आगे वेवलेंथ दे दी कि वेवलेंथ किसके बीच होनी चाहिए, 121 to 135 nm के बीच में इसकी वेवलेंथ होनी चाहिए। क्लियर है, द कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ सच मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टाइप्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका कुछ अलग ही कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम नहीं होता, अलग से कुछ एक सटीक स्पेक्ट्रम नहीं दिखाते हैं। ये हो गया हमारा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। नेक्स्ट है इसमें पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के बारे में। देखो यहाँ से, इट इज ऑब्जर्व्ड इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। पहले वाला किस में था, सिग्मा वाले जितने भी होंगे सैचुरेटेड में होंगे, और पाई जिसमें भी आ जाएगा वो अनसैचुरेटेड में होंगे, विदाउट एनी लोन पेयर। इसमें क्या है, लोन पेयर नहीं होने हैं, जैसे आपका क्या होता है, एल्कीन होते हैं और एल्काइन होते हैं। फॉर ट्रांजिशन पाई इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली लो एनर्जी हैज़ बीन रिक्वायर्ड। अब पाई बॉन्ड कैसा होता है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, मतलब उसके लिए लो एनर्जी भी आपके लिए इनफ होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। जब बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बेचारे, इलेक्ट्रॉन इधर उधर बिखर जाएंगे, यानी कि एक्साइटेड स्टेज में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब जब एनर्जी ही लो रिक्वायर कर रहा है तो वेवलेंथ इसकी क्या हो सकती है, वेवलेंथ इसकी ज़्यादा हो सकती है। तो वेवलेंथ कहाँ तक हो सकती है,
इसकी 180 टू 200 nm के बीच इसकी वेवलेंथ हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी दी गई है यहाँ से, मैक्सिमम 221 नैनोमीटर तक यहाँ तक इसकी वेवलेंथ जा सकती है। ये हो गया इसका सेकेंड। थर्ड है इसमें एन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ये किस में होता है, सिग्मा आ गया तो सैचुरेटेड में होता है, हैविंग लोन पेयर। अब एन आ गया तो इसमें क्या हो सकते हैं, लोन पेयर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, लोन पेयर, जैसे अल्कोहल में होते हैं, अमीन्स में होते हैं, एल्काइल हैलाइड्स के अंदर होते हैं। इन दिस ट्रांजिशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ BMO क्या है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्या है, अगर आपने मॉट मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी तब आपको इसमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या है, इन दिस ट्रांजिशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है ना सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल पार्टिसिपेट इन ट्रांजिशन। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। द सूटेबल वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फॉर सच ट्रांजिशन शुड बी, कितनी होनी चाहिए, 230 टू 270 nm के बीच इसकी क्या होनी चाहिए, वेवलेंथ होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात। ये हो गए हमारा थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ पॉइंट जो है हमारा पाई एंटी बॉन्डिंग को लेकर। स्क्रीनशॉट दिलवाएंगे आपको इसमें बाद में, पहले आप इसको समझ लीजिए। इट इज ऑब्जर्व्ड इन अनसैचुरेटेड, पाई आ गया तो यहाँ से क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा, हैविंग लोन पेयर, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स और साइनाइड के अंदर होते हैं। इन दिस ट्रांजिशन फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग, पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो गया और ये हो गया। यहाँ से इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और सूटेबल वेवलेंथ कितनी दे दी, यहाँ से सूटेबल वेवलेंथ पाई ट्रांजिशन के लिए दी है यहाँ से 276 टू 400 nm के बीच में। क्लियर है इतनी बात। ये हो गई यहाँ से हमारा टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अगर आपने नहीं लिया है तो। ये हो गया यहाँ से फर्स्ट, ये हो गया इसके सेकेंड और थर्ड पॉइंट, और ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अब इसके बाद एक छोटा सा बच जाता है, प्रिंसिपल बच जाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के। दो प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करते हैं, एक है इसमें लैम्बर्ट्स लॉ और एक है इसमें बेयर्स लॉ। दोनों एक जैसे से ही हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इनमें। लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ लेते हैं। इट वॉज गिवन बाय लैम्बर्ट इन 1760 ईस्वी में लैम्बर्ट के थ्रू ये लॉ दिया गया था। उनके अकॉर्डिंग व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट, मोनोक्रोमैटिक बीम जो होती है वो जब किसी भी सैंपल सेल से पास होती है, देन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विल डिक्रीज एंड द डिक्रीज ऑफ डेंसिटी डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द थिकनेस ऑफ सैंपल। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट ले लो। बीम ऑफ लाइट मतलब यहाँ पर कोई भी प्रकाश की किरण हो सकती है, जिसमें यहाँ से अगर उसको हमने क्या किया, सैंपल सेल से पास किया, तो उसके रेडिएशन की इंटेंसिटी जो हो जाएगी, घनत्व जो हो जाएगा, घट जाएगा। और वो किसके बेसिस पर घटेगा, उसकी थिकनेस के बेसिस पर। बिल्कुल सिंपल सी बात है ये तो। मान लीजिए आपने बहुत ही मोटा पेपर लिया है, उसके ऊपर जो बीम लाइट होती है ना, जो लाइट बीम होती है, जो लाइट्स मिलती है मार्केट में, मेलों में मिलती है ज़्यादातर वो लाइट्स, उसको आपने उस पेपर पे स्ट्राइक कराया तो वहाँ से आपकी क्या होगी, लाइट पास होगी। वहाँ से अगर आपका पेपर थिन है तो लाइट पूरी की पूरी क्रॉस कर जाएगी। अगर आपका पेपर थिक है तो वहाँ से लाइट क्या होगी, लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कम लाइट वहाँ से पास होगी। तो वो जो लाइट की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है वो किसके बेसिस पर हो रही है, सैंपल सेल के बेसिस पर हो रही है कि उसकी थिकनेस कितनी है। तो इसको लेकर एक रिलेशन दिया है कि यहाँ पर जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है किसके, थिकनेस के, सैंपल सेल की थिकनेस। और यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होगी, इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, इसके लिए क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। क्लियर है इतनी बात। और यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया के, यहां से कांस्टेंट आ गया के। ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सेकंड प्रिंसिपल भी ऐसा ही है, बस इसमें एक और चीज आ जाती है। क्या है वो है, सेकंड प्रिंसिपल दिया है बेयर्स लॉ ने, स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू इट व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ रेडिएशन हैज बीन पास थ्रू अ सैंपल सेल, वही है कि कोई भी सैंपल सेल लिया, उसमें से पास करानी है मोनोक्रोमैटिक बीम या बीम ऑफ लाइट, देन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विल डिक्रीज, इंटेंसिटी घटेगी ही घटेगी, एंड द डिक्रीज इंटेंसिटी। और इसमें दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी इंटेंसिटी। कौन कौन सी चीज़ है, कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल की, जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर गुना से दिया हुआ है कि
कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल और उसकी थिकनेस के बेसिस पर, कि जो मटेरियल है किसके मतलब मटेरियल कैसा है, अच्छा वाला मटेरियल यूज़ किया गया है। मतलब पेपर, दो तरह के पेपर होते हैं ना, एक अच्छे वाला पेपर होता है जिससे आप जेल पेन से भी लिख लो तो दूसरी साइड छपता नहीं है, बेस्ट एग्जांपल है ये। तो यहाँ से जो कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल और थिकनेस के बेसिस पर, उनके प्रोडक्ट के बेसिस पर इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। क्लियर है इतनी बात। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर के लगा दिया है यहाँ पर, और नेगेटिव जानते हो आप क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। इसी के साथ हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया हो पहले। फर्स्ट हो गया प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकेंड हो गया है बियर्स लॉ। क्लियर है। इसी के साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट, और स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कंप्लीट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हो गई यहाँ से हमारी कंप्लीट। अब इसमें बच रही है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा एक लेक्चर हो चुका है अब तक इसमें, तो इसमें आगे देखेंगे हमारा फिजिकल केमिस्ट्री भी जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। तो ये कंप्लीट हो गई है आपकी। मिलते हैं आपसे फिर हमारी न्यू बुक के साथ। थैंक यू सो मच।